हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस पे हम दृष्टि की करंट अफेयर्स मंथली मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं जो कि नवंबर की है। और इस कड़ी में आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आईआर तीनों पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम इस कड़ी में देखेंगे साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक। और पहला है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। दूसरा है भारत क्लाउड सेवा के लिए उभरता बाजार। तीसरा है राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति मसौदा। और चौथा है प्रयोगशाला में विकसित मानव भ्रूण मॉडल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, मतलब लॉन्च कर दिया है। तो इससे जुड़े जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रमुख बिंदु हैं, वो क्या है। तो आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट के द्वारा किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, द्वारा किया गया है। ये पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके, इसलिए 2 बार प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। याद रखिएगा कि पहला है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L यानी कि एक पॉइंट है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के लिए, जहाँ पे जिसे लैग्रेंज बिंदु 1 कहते हैं, चारों ओर, इसके चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा जिसको होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षाओं में रहेगा। इस दौरान ये अपनी यात्रा के लिए आवश्यक वेग यानी जो स्पीड है प्राप्त करने हेतु 5 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। आदित्य L1 की मिशन अवधि 5 साल की है, तो ये भी याद रखिएगा, घुमा फिरा के पूछते हैं। आदित्य L1 विद्युत चुंबकीय और पार्टिकुलर्स डिटेक्टर्स की सहायता से सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना का प्रक्षेपण करेगा, जिसके लिए ये अपने साथ 7 नीत भार पेलोड्स ले जाएगा। ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सन और उसके जो लेयर्स हैं वो। तो यहाँ पे है फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर क्या होता है कि किसी तारे का एक बाहरी खोल होता है जिससे प्रकाश निकलता है। तो असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। ये आपको दिख रहा है, ये है क्रोमोस्फीयर। ये क्या होता है कि सूर्य के वायुमंडल के निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल होता है यानी कि फोटोस्फीयर होता है, उसके ठीक ऊपर स्थित होती है, इसके ठीक ऊपर स्थित होती है। इसे उत्क्रमण मंडल भी कहा जाता है, उत्क्रमण मंडल भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है, एक पतली घास जैसी प्लाज्मा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है, जो सतह से लगातार ऊपर उठते रहते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे लाए जाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कोरोना। कोरोना क्या होता है कि इसका जो ना सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये एक आप समझिए लाइट का होलो होता है। जब भी इस पे ब्राइट लाइट या सोलर इक्लिप्स यानी जब सूर्य ग्रहण लगेगा, तब आपको उसके चारों तरफ एक रिंग जैसी दिखाई देती है, वो होती है कोरोना। जनरली आप इसको आंखों से देख नहीं पाओगे, और जब सूर्य ग्रहण होगा और आप स्पेशल ग्लासेस लगाओगे तब इसे देख पाओगे। तो ये है हमारा धरती, और ये चांद है जो चक्कर लगा रहा है। और ये है L1, ये है सूरज, ये L2, L3, L4 और L5। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो L1 या L2 यहाँ पे जो लिखे जाते हैं उसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और लैग्रेंज बिंदु जो होता है अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान होता है
एक जगह होती है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। यानी कि ये दो बड़े बड़े ग्रह हैं और ये गुरुत्वाकर्षण बल सबका अपना अपना होता है, तो ये अपनी ओर खींचते हैं और ये अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन ये जो एल पॉइंट है, लेग्रीस पॉइंट है, यहाँ पे इनका गुरुत्वाकर्षण बल और इनका गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा हो जाता है कि ये बैलेंस्ड होता है। तो यहाँ से ना ये इधर को खींचेगी और ना ही ये इधर को खींचेगी, यहाँ ये स्थिर बनी रहेगी। तो कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सबके अलग अलग विशेषताएं होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को दो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाती है। तो दो ग्रहों के संदर्भ में था और यहाँ उस ग्रह में है पृथ्वी और सूर्य। तो इस प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट कैसे काम करेगा, तो L1 जो L1 यहाँ पे है, धरती के सबसे करीब पे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो L1 को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से बिना किसी अवरोध, ग्रहण, परिघटना के लगातार सूर्य का परिवेक्षण संभव है। यहाँ पर स्थापित उपग्रह आदि में ईंधन की कम खपत होती है। ठीक है। L2, तो L2 देखिए कहाँ पे, L2 है यहाँ पर, ये बिल्कुल अपोजिट है। L1 और L2 एक दूसरे के समानांतर कह रही हूँ, सॉरी, एक ही रेखा पे खींची गई दो अलग पॉइंटों पे। ये सूर्य से दिखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित है और L2 पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांड अवलोकन करने के लिए उत्कृष्ट है। ओके। और L3 कहाँ है, तो L3 यहाँ पर है। तो L3 सूर्य के पीछे, पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा से ठीक परे स्थित है। ये सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन प्रदान करता है। ये सुदूर भाग के लिए है स्पेशली, जो L3 है। L4 एवं L5, तो देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो L4 और L5 ये आप देख रहे हो कि इनके राइट और लेफ्ट में है पृथ्वी के। तो L4 और L5 पर जो वस्तु स्थिर स्थिति बनाए रखती है, जिससे दो बड़े पिंडों के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो। ये बन रहे हैं। तो इसका उपयोग क्या है, प्रायः अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों की जांच के लिए उपयोगी है। L1, L2, L3 अस्थिर हैं, ये याद रखिएगा। L1, L2 और L3 अस्थिर है, जबकि L4 और L5 स्थिर हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्थिर लैग्रेंज पॉइंट बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्रों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा पर स्थित है। ठीक है। स्थिर जो है यानी कि L4 और L5 लैग्रेंज पॉइंट बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो समबाहु त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। तो ये और ये पॉइंट स्थिर है और ये L2 और L3 ये अस्थिर है। तो इसका देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो पहला है सौर ऊपरी वायुमंडल। ऊपरी वायुमंडल का मतलब है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, उसकी गतिज का अध्ययन करना। तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ था कि ये है कोरोना, बाहर वाला जो है, जो लाइट आपको दिखती है जब सोलर इक्लिप्स होती है, और ये है
क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। दूसरा है क्रोमोस्फेयर और कोरोनल तापमान आंशिक रूप से आयंतित प्लाज्मा की भौतिक कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करना, यानी प्लाज्मा का अध्ययन करना है। सौर कोरोना की जो भौतिक और इसके ताप तंत्र का अध्ययन करना है। सौर के कोरोना से कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन, चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा के महत्वपूर्ण निष्कासन की जांच करना है। कोरोना के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विश्लेषण करना, जो अंतरिक्ष के मौसम का एक प्रमुख चालक है, तो इसलिए ये कोरोना के लिए स्पेशल है। और ये वैज्ञानिकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना कि सूर्य से आने वाली जो किरणों को कैसे गति मिलती है, जिससे सोलर फ्लेयर्स का विकास होता है। तो ये सोलर फ्लेयर्स होता क्या है? ये सौर ज्वालाएँ होती हैं जो सूर्य की सतह पे होने वाली बहुत तीव्र विस्फोट होता है, जिनसे भारी और तीव्र मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, वो निकलती है। और ये एक हानिकारक विकिरण होती है जो पृथ्वी तक ही नहीं, बाकी मतलब और भी ग्रहों पर सौरमंडल में फैलती हैं। तो सोलर फ्लेयर्स को समझने में सहायता करेगा L1 जो आदित्य गया है, और सूर्य का वातावरण उसकी सतह से अधिक गर्म क्यों है ये भी जानने में मदद करेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर अन्य मिशन, जो अदर मिशन है वो क्या है? तो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट SOHO मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। यह नासा और यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है, तो ये संयुक्त मिशन रहा है। इसके अलावा नासा के जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले भी बहुत लाइमलाइट में था और अब ये फिर से करंट में है। आप देख पा रहे हो कि जो अदर कंट्री के जो सौर मिशन है L1 से संबंधित, तो भारत का है आदित्य L1 जो 2023 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अमेरिका का नासा 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नाम से मिशन था। जापान का भी हो चुका है, जिसकी जापानी एजेंसी है JAXA। 1988 में हेनोटोरी नामक मिशन के द्वारा इस सौर का अध्ययन किया गया है। यूरोप की एजेंसी ESA 1990 में यूलिसिस नामक मिशन के द्वारा सौर का अध्ययन किया है। और चीन की CAS 2022 में ASOS नामक जो मिशन है उसके तहत सौर मिशन पे गया था। ये था अदर कंट्री का जो सौर से संबंधित मिशन थे उनकी कहानी। इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा किन से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस घुमा करके PT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वन डेज एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अन्य देशों के जो सौर मिशन हैं वो कौन कौन से हैं। तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर एंड हेलियोस्फेरिक वेधशाला, चीन का कुआफू 1। और सोलर अन्वेषण का महत्व क्या होता है? तो महत्व देखते हैं कि सौर ज्वालाओं और कोरोनल जो मास एजेक्शन है या पृथ्वी की ओर निर्देशित सौर हवाओं के रूप में गड़बड़ी अंतरिक्ष के मौसमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, और इसलिए सूर्य का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे सौर मंडल को समझना ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी विशेषताएं अन्य सभी खगोलीय पिंडों के व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करती है। तो सूर्य का अध्ययन करने से हमें सौर मंडल के आसपास की जो गतिशीलता है उसको समझने में सहायता मिलेगी, और अंतरिक्ष मौसम वातावरण की भविष्यवाणी हम आसानी से और सटीकता से कर पाएंगे। तो सौर गतिविधियाँ जैसे कि सौर प्रज्वाला और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। तो संचार प्रणाली, नौ संचालन और पावर ग्रिड में संभावित व्यवधानों की भविष्यवाणी करने तथा उन्हें कम करने के लिए इन घटनाओं को समझना आवश्यक है। तो इससे संबंधित जो है सौर भौतिकी को आगे बढ़ाना, तो इसके अंतर्गत क्या है कि चुंबकीय जो क्षेत्र हैं इसके हीटिंग मैकेनिज़्म
एवं जो प्लाज्मा की गतिशीलता है उसके सहित सूर्य के जटिल व्यवहार की खोज, मौलिक भौतिकी और खगोल भौतिकी की प्रगति में योगदान देते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा। तो सौर एक प्राकृतिक संलयन रिएक्टर है। इसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पृथ्वी पर स्वच्छता और टिकाऊ संलयन ऊर्जा की हमारी खोज में सहायता हो सकती है। तो हम जो ऐसे नवीकरणीय ऊर्जाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो सोलर जो ऊर्जा है उसका हम बेहतरीन उपयोग कैसे कर पाएंगे, उसका स्टोरेज कैसे कर पाएंगे, इन सब से संबंधित ये अनुसंधान को बढ़ावा देगा। उपग्रह संचालन में सुधार। तो सौर विकिरण और सौर वायु उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतःक्रियाओं को समझने से अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिज़ाइन करने और संचालन करने में सहायता मिलेगी। तो इतने सारे इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न संभावित क्या है। तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब इस आर्टिकल से लिख सकते हैं। साइंस एंड टेक में ये दूसरा टॉपिक है जो कि है भारत क्लाउड सेवा के लिए उभरता बाज़ार। तो आइए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अमेज़ॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीज़न अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS ने अपने क्लाउड उत्पादों के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो को और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि अंतरिक्ष स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थाओं को क्लाउड प्रौद्योगिकी का दोहन करने तथा प्रतिभा विकसित करने में मदद मिलेगी। दूसरा है स्टार्टअप अंतरिक्ष तकनीक समाधान विकसित कर सकते हैं और AWS का उपयोग करके अपने अनुसंधान और विकास में सुधार कर सकते हैं। ये एक वेब सर्विसेज है। तो इसके अलावा यह सहयोग अंतरिक्ष स्टार्टअप अनुसंधान संस्थाओं और छात्रों को अत्याधुनिक क्लाउड प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेगा जो अंतरिक्ष क्षेत्र में नए संसाधनों के विकास को गति देंगे। इससे पूर्व में जो क्लाउड आधारित सेवाओं के आधार पर भारत के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक है भारत। अमेज़न वेब सर्विसेज जो AWS है ने स्टार्टअप क्रेडिट प्रदान किया है जो आकांक्षी स्टार्टअप को कंप्यूटिंग स्टोरेज और होस्टिंग से सेवाओं के एक समूह का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति देता है। बेसिकली क्या है कि अमेज़ॉन वेब जो सर्विसेज है वो इन्वेस्ट कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसमें शोध करने के लिए। तो 2020 में जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है उनने दुनिया भर में $2 बिलियन यानी कि 16,500 करोड़ से अधिक का क्रेडिट किया है। इनमें से सर्वाधिक अनुपात जो है वो भारत में है, ये आप याद रखिएगा। क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग पर दाव लगाते हुए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने वर्ष 2030 तक $4.4 बिलियन लगभग 36,300 करोड़ के निवेश के साथ हैदराबाद में अपना दूसरा डेटा क्लस्टर क्षेत्र लॉन्च किया है। तो यह हैदराबाद में किया है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने। ये एक नई बुनियादी ढांचे और सेवाओं से विभिन्न प्रकार की सेवाओं में 48,000 नौकरियां उपलब्ध कराएगा, जिसमें से पहला क्षेत्र मुंबई में था। जो पहला था वो मुंबई था और दूसरा जो है वो हैदराबाद में डेटा क्लस्टर जो क्षेत्र है। तो आप इसको जहाँ पे नौकरियों का आंकड़ा उपलब्ध कराने में शो भी कर सकते हो अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहे हो। तो इससे 48,000 नौकरियाँ जनरेट हो रही हैं। तो क्या है क्लाउड सेवाएं? क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं? तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर है जिन्हें तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी प्रदाताओं द्वारा होस्ट किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से
उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लाउड सेवाएं जो हैं हमें इंटरनेट पर आभासी संसाधन उपलब्ध कराती है। तो क्लाउड सेवा जो है फ्रंट एंड क्लाइंट जैसे क्या होता है फ्रंट एंड क्लाइंट जो क्या होता है कि तो उपयोगकर्ताओं के सर्वर, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप उपयोगकर्ताओं इत्यादि से उपयोगकर्ता डाटा के प्रवाह को इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदाता के सिस्टम और वापस करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाउड सेवाएं जो हैं स्थानीय अवसंरचना को बेहतर करने और क्लाउड सेवाओं में लचीलेपन को बढ़ावा देती है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अन्य सभी आईटी संसाधनों के तरह क्लाउड सेवाएं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अत्यधिक लागत प्रभावी तरीके से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, मशीन लर्निंग और एनालिटिकल वर्कलोड चलाने के अलावा बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष डेटा के त्वरित प्रबंधन को सक्षम बनाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो नेतृत्व वाले नवाचार अंतरिक्ष उद्योगों को तेज़ी से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और स्टार्टअप को उपयोग के मामले में पहचान करने तथा समाधान विकास में तेज़ी लाने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो नीला रंग का क्लाउड है वो प्राइवेट क्लाउड है। इससे पीछे वाला जो हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए है और ये यूज़ होता है पब्लिक क्लाउड। तो इसमें डाटाबेस, एप्लीकेशन बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, स्टोरेज बेस्ड, सर्वर बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आप सारे वीडियोस, फोटोज़, डाटाज वगैरह सब डाल सकते हो। आपने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड्स देखे होंगे, गूगल के क्लाउड्स देखे होंगे। आप ये चीज़ों को स्टोरेज कर सकते हो एक पॉइंट में और अलग अलग जगह पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी अरेंज्ड रहते हैं। तो भारत की स्थिति इसमें क्या है? तो भारत में दुनिया का तीसरा जो सबसे बड़ा स्टार्टअप है वो इकोसिस्टम है और इसलिए ऐसी क्लाउड सेवाओं के लिए सबसे बड़े बाज़ार में से एक है। दूसरा है, संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 2016 में स्थापित 452 से बढ़कर के 84,012 हो गई है, जिनमें से सबसे अधिक क्लाउड सर्विसेज आधारित हैं। कि कंप्यूटिंग बेस्ड जो काम होता है, सर्वर बेस्ड जो काम होता है, वो सेवाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। 2027 तक पूर्वानुमान अवधि के दौरान भारत का क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ार 28.1% बढ़ने की उम्मीद है। भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रहे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की उच्च एकाग्रता और बढ़ती संख्या बाज़ार के लिए प्रमुख कारकों के रूप में उभर रही है। मतलब यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा क्या है कि क्लाउड डेटा केंद्रों के निर्माण की दिशा में बढ़ते निवेश के साथ भारत के क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जबकि बेंगलुरु देश की स्टार्टअप राजधानी बना हुआ है। स्टार्टअप राजधानी के तौर पे बेंगलुरु है। तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज तेज़ी से दिल्ली और मुंबई के महानगरीय केंद्रों के बाहर के शहरों में स्थित स्टार्टअप से जुड़ रहा है। अब इससे संबंधित सरकार के क्या प्रयास हैं? तो जीआई क्लाउड, मेघराज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल जीआई क्लाउड की शुरुआत की है, जिसे मेघराज के रूप में गढ़ा गया है। इस पहल का फोकस सरकार के आईसीटी यानी कि जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके खर्च को अनुकूलित करते हुए देश में ई सर्विसेज के वितरण में तेज़ी लाना है। मैती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विभिन्न विभागों और एजेंसियों में क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने और उसमें शामिल प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए कई पहल की शुरू किए हैं। फ़िलहाल जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इस योजना के तहत
सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों को जिला उपमंडल मुख्यालय के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर पदानुक्रमित संरचना में ब्लॉक स्तर तक जोड़ने के लिए स्टेट वाइज जो है एरिया नेटवर्क की स्थापना के लिए राज्य और यूटीज़ को टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और ये वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर। स्वान की परिकल्पना पूरे राज्य और यूटीज़ में डेटा, वायरस और वीडियो संचार के लिए एक बैकबोन नेटवर्क के रूप में की जाएगी। ई ताल ये भारत में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के विभिन्न एजेंसियों में वितरित की जा रही एक ई सेवा है। ई सेवा की मात्रा की वास्तविक स्थिति प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड है। तो ई ताल एक इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड में G2C, G2B और B2C ई सेवाओं के प्रदर्शन को मापने के लिए संकेतकों के रूप में एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की संख्या प्रदर्शित करता है। ई ताल परियोजनाओं इस संबंधित पर आधारित हैं। आप जो माप सकते हैं उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। तो इस पे ये आधारित है। स्टेट डाटा सेंटर, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP। नेक्स्ट है प्रगति 2.0। इसमें क्या है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय उपस्थिति और विनिमय के साथ ई पारदर्शिता तथा ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली है। ये कार्यक्रम अंतर विभागीय संचार अंतराल को कम करके और इस प्रकार परियोजनाओं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाले जो समय को है वो कम करके मुद्दों को संबोधित करने, हल करने में जो है प्रभावी साबित हुआ है। चलिए देखते हैं आगे की राह क्या है। तो भारत में छोटे और मध्य आकार के व्यवसायों की बढ़ती संख्या क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रही है और बाजार के लिए प्रमुख प्रेरक कारक के रूप में उभर रहा है। क्लाउड सेवाएं तेज़ी से Tier 2 और 3 शहरों में स्थित स्टार्टअप से जुड़ रही हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल में न्यूनतम शिक्षा वाले लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी, लाइसेंसिंग, डिजिटल डिवाइस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो आइए इससे देखते हैं संभावित प्रश्न क्या है। तो क्लाउड सेवाओं से आप क्या समझते हैं? क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए क्लाउड सेवाओं की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति मसौदा। तो ये क्या है, ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति NSR मसौदा जारी किया है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति के ड्राफ्ट का उद्देश्य जो है वो 2030 तक रोबोटिक्स में भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है, ताकि इसकी परिवर्तनकारी क्षमताओं को साकार किया जा सके। तो ये याद रखिएगा कि 2030 तक है वैश्विक लीडर के रूप में। ये मेक इन इंडिया 2.0 पर भी आधारित है, जिसने ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के एकीकरण को बढ़ाने के लिए 27 उप क्षेत्रों में से एक के रूप में रोबोटिक्स की भी पहचान की है। ये रणनीति रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है उसके इनोवेशन चक्र में सभी आयामों को मजबूत करने पर केंद्रित है। साथ ही इन हस्तक्षेपों को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा भी प्रदान करती है। नवीनीकरण, विकास, तैनाती और भारत में इस रोबोटिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सभी व्यावसायिक हितधारकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो रोबोटिक्स के इसमें विज़न क्या है हमारा? तो रोबोटिक्स पर भारत की राष्ट्रीय रणनीति का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और भारत में इसका उपयोग, इसके अलावा यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के सिद्धांतों में गहराई से निहित है।
समग्र भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य जोखिमों और संबंधित चुनौतियों को कम करते हुए रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के आर्थिक और सामाजिक तकनीकी लाभों को अधिकतम करना है। तो मिशन क्या है? तो भारत का मिशन है कि भारत को रोबोटिक्स के अनुसंधान, डिज़ाइन, विकास, विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाना और बड़े पैमाने पे अपने आप को बढ़ावा देना। भारत में रोबोटिक्स जो नवाचार, उद्यमिता के लिए एक अस्थायी और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण सुनिश्चित करना है। यहाँ पे एक हब बनाना है। तो भारतीय रोबोटिक्स कंपनियों और स्टार्टअप की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के निर्माण को बढ़ावा देना है। एक कुशल रोबोटिक्स कार्यबल को बढ़ावा देना है। मुख्य क्षेत्र क्या है इसमें? तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन को प्राथमिकता देने के लिए रणनीति हेतु 4 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो वो क्या है? एक है विनिर्माण, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल सेवा, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो विनिर्माण के क्षेत्र में क्या है इसका रोल? तो लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ऑटोमेशन प्रक्रिया को सुगम करने के लिए। स्वास्थ्य देखभाल सेवा में क्या है कि सर्जरिकल रोबोट, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में फसल की देखभाल, शाकनाशियों की जो स्पॉट है स्पेयरिंग को आदि पे फोकस किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा में लड़ाकू रोबोट, लैंड माइल्स का पता लगाना। तो भारत में रोबोटिक्स की स्थिति क्या है अभी? क्या है रोबोटिक्स के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं? तो विश्व रोबोटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार कारखानों में वार्षिक आधार पर औद्योगिक रोबोट स्थापना के मामले में भारत विश्व पे 10वें स्थान पे है। तो ये आप याद रखिएगा कि 10वें स्थान पे है वैश्विक रोबोटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार। और ये कारखानों में वार्षिक आधार पर रोबोटिक्स की स्थापन मतलब के आधार पर है। दूसरा है भारत में परिचालनतर औद्योगिक रोबोट स्टॉक वर्ष 2016 और 2021 के बीच 2 गुने से अधिक हो गया है। तो ये 2 गुने से अधिक हो गया। पिछले दशक में भारत ने उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम रोबोटिक्स जैसे उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को यानी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर अपने औद्योगिक आधार पर इंडस्ट्री में मजबूत करने की दिशा में प्रगति की है। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में रोबोटिक्स का काफ़ी रोल हो रहा है, लोग उनको अपना रहे हैं। 2016 के बाद से औद्योगिक रोबोटों का परिचालन स्टॉक में वृद्धि हुई है। भारत में जो रोबोटिक्स है इनकी दीर्घकालीन क्षमता उद्योगों में क्रांति लाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। तो पहली है आयात पर आधारित निर्भरता। चीन और जापान जैसे जो रोबोटिक्स और स्वचालन के लिए परिपक्व बाज़ारों की तुलना में भारतीय रोबोटिक्स अपितु श्रृंखला अपने शुरुआती चरण में है और चीन और जापान इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। रोबोटिक्स घटकों को के जो मतलब उनके जो पार्ट पुर्जे हैं उसके उत्पादन के लिए विशिष्ट कच्चे माल के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत की आयात निर्भरता बढ़ सकती है। ओके, तो आपके इनके पार्ट पुर्जे के लिए जो भी सामान चाहिए उसके कारण आयात निर्भरता हमारी बढ़ सकती है। उच्च लागत एक चुनौती है कि उच्च आयात निर्भरता और घरेलू उत्पादन में पैमाने में कमी भारतीय बाज़ार में रोबोट की लागत और सामर्थ्य को प्रभावित करती है। तीसरा है तकनीकी सीमाएं। तकनीकी सीमाएं क्या हैं कि रोबोटिक जो है नवाचार के निर्माण में भारत को अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस और सहयोगात्मक प्रयास अवश्य है, मतलब आवश्यक है, ज़रूरी है। वर्तमान में जो मुख्य रोबोटिक प्रौद्योगिकियों में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाला मूलभूत अनुसंधान भारत में शुरुआती चरण में है अभी। तो निर्माण करने के लिए जो रोबोटिक्स नवाचार जीवन चक्र में डोमेन में विशेषज्ञता और चिकित्सकों के बीच अधिक सहयोग के माध्यम से नवीन अनुप्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट अनुसंधान
रिसर्च वगैरह, इन प्राथमिकताओं को पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना होगा। यानी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़ोर देना होगा और एक पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है जागरूकता का अभाव। रोबोटिक्स के बारे में जागरूकता की कमी है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी और इसके संभावित लाभों के अपर्याप्त ज्ञान और समझ से उत्पन्न होती है, जिससे गलत धारणाएं भी निर्मित हो सकती हैं। और वो क्या है कि और इसके प्रभाव को कम करके आंका जा सकता है। अगर गलत धारणाएं होंगी तो इसके प्रभाव कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रोबोटिक्स समाधानों के अनुसंधान, विकास और तैनाती में निवेश करने में अनिच्छा हो सकती है। मतलब लोग इससे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे अगर उन पे इसका गलत धारणा और इसका प्रभाव पड़ा तो। इसके अलावा रोबोटिक्स तकनीक को अपनाने की गति संतोषजनक नहीं है। भारत में रोबोटिक्स क्षेत्र में पर्याप्त कौशल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कौशलता की कमी है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग का अभाव है। नैतिकता संबंधित मुद्दे और रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए अलग से कोई कानून उपलब्ध नहीं है, तो ये कमी है। खैर, भारत के क्या प्रयास हैं यहाँ? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPARK, रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणाली के लिए उन्नत विनिर्माण केंद्र CMRS, अटल इनोवेशन मिशन, ई यंत्र आदि भारत के द्वारा उठाए गए कदम हैं। वैश्विक परिदृश्य क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर के कारखानों में 3 मिलियन से अधिक औद्योगिक रोबोट कार्यरत हैं। 3 मिलियन से अधिक। 2021 में आधे मिलियन इंस्टॉलेशन जोड़े गए हैं, जो 2016 से 21 तक 14% CAGR का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। ये साल दर साल का जो रिटर्न है वो बताता है आपको, आपके निवेश के द्वारा जो कमाया गया साल दर साल का रिटर्न है वो बताता है। एशिया औद्योगिक रोबोटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। वर्ष 2021 में सभी नए तैनात रोबोट में 74% एशिया में स्थापित किए गए हैं। ओके। वैश्विक रोबोटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार औद्योगिक रोबोट के लिए 5 प्रमुख बाजार चीन, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA, कोरिया, गणराज्य और जर्मनी हैं। ये 5 जो हैं वो मुख्य बाजार हैं। इन देशों में वैश्विक रोबोट स्थापनाओं का 78% योगदान है। तो निष्कर्ष क्या है? तो विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में दक्षता, उत्पादकता, अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेशन वर्तमान समय की आवश्यकता है। एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना होगा जो ज्ञान और सूचना, वित्तीय पोषण, एक समर्थित टीम की तकनीकी तथा कानूनी सहायता से समर्थित हो, जो सभी पहलुओं को अपने दायरे में लेता हो। तभी उद्यमशीलता की भावना और स्टार्टअप को आगे के लिए और प्रेरणा प्राप्त होगी। चूँकि भारत पहले से ही तकनीकी क्षेत्र में कुछ प्रगति कर रहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में निवेश और उसके साथ सहयोग की इच्छुक हैं, यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है जिसका तत्परता से लाभ उठाना चाहिए। इससे जुड़ा जो संभावित प्रश्न है वो है, भारत में रोबोटिक्स को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बावजूद रोबोटिक्स विभिन्न क्षेत्रों में भारत के भविष्य का कैसे आकार दे रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगशाला में विकसित मानव भ्रूण का मॉडल। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल और रसायनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में एक मानव भ्रूण मॉडल विकसित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो देखते हैं भ्रूण का निर्माण। तो इज़राइल के शोधकर्ताओं ने 14 दिन के मानव भ्रूण का एक मॉडल बनाने हेतु स्टेम सेल और रसायनों के संयोजन का उपयोग किया है।
स्टेम सेल और रसायनों का यह मिश्रण भ्रूण जैसी संरचना निर्माण का एक महत्वपूर्ण आरंभिक बिंदु था। इजरायली शोधकर्ताओं का यह मॉडल सहज रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को एकत्रित करने में सक्षम था, जो कि भ्रूण निर्माण करती है, भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करती है और शरीर का विकास सुनिश्चित करती है, तथा भ्रूण को सहारा देने के लिए प्लेसेंटा जैसी संरचनाएं बनाती है। तो आइए देखते हैं कि मॉडल का प्रारंभिक जो विकास है वो कैसे होता है। तो इसमें है मॉडल डाईऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए दोहराव और गुणसूत्र वितरण में त्रुटियों को उजागर करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि डीएनए दोहराव की असमानताएं प्रक्रियाओं के आरंभ में होती हैं, जो कोशिका विभाजन को प्रभावित करती हैं। ओके, ये मॉडल भ्रूण के विकास में जीन के कार्यों और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं। तो भ्रूण मॉडल और अनुसंधान का क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों में। तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने के बाद प्रारंभिक भ्रूण विकास का अध्ययन करना नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। इन प्रारंभिक चरणों के दौरान अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश गर्भपात और जन्म दोष इसी अवधि में होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अधिकांश जो गर्भपात और जन्म दोष होते हैं वो इसी अवधि में होते हैं। तो सामान्य भ्रूण विकास और अनुवांशिकी कारकों को समझने से इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ जो होता है परिणामों में सुधार हो सकता है। ये शोधकर्ताओं को भ्रूण के विकास पर अनुवांशिक, पश्चात और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने में सहायता करता है। तो मानव भ्रूण का क्या मतलब है। तो मानव भ्रूण निषेचन से लेकर के गर्भधारण के 8वें सप्ताह अंत तक एक विकासशील मानव होता है। ठीक है, 8वें सप्ताह के अंत तक मानव भ्रूण के विकास के 3 मुख्य चरण होते हैं: पूर्व प्रत्यारोपण चरण, आरोपण चरण और ऑर्गेजेनिसिस चरण। मानव भ्रूण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, जो विभिन्न ऊतकों और अंगों में विभक्त होते हैं। मानव भ्रूण सामान्यतः महिला प्रजनन पथ या प्रयोगशाला में मानव शुक्राणु द्वारा मानव अंडे के निषेचन द्वारा बनाया जाता है। तो मानव भ्रूण महिलाओं के प्रजनन पथ में होता है, या फिर प्रयोगशाला में ये शुक्राणु और अंडाणु को मिक्स करके निषेचित करते हैं और फिर इसको किसी विमेन के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये 2 तरीके से मानव भ्रूण समानतः बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या लैब विकसित भ्रूण का उपयोग गर्भ अवस्था के लिए किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये मॉडल केवल प्रारंभिक भ्रूण विकास का अध्ययन करने के लिए है, इसलिए इसका उपयोग गर्भ अवस्था के लिए नहीं किया जा सकता है। ये सामान्यतः 14 दिनों के बाद नष्ट हो जाते हैं और प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं होती इन्हें। 1979 के यूके में 14 दिन की सीमा प्रस्तावित की गई थी, जो प्राकृतिक भ्रूण प्रत्यारोपण की समाप्त होने की अवधि के बराबर की होती है। यह उस बिंदु को चिन्हित करता है जब कोशिकाएं एक एकल भ्रूण का निर्माण शुरू कर देती हैं और युग्म में इनका विखंडन संभव नहीं हो पाता है। भ्रूण की कोशिकाओं के समूहों के विकास के साथ ही इसके संबंध में नैतिक चिंताएं, जो एथिकल कंसिडरेशन है, उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। नैतिक चिंताएं तब होती हैं जब ये कोशिकाओं का एक समूह होता है और जब यह भ्रूण बन जाता है, तो प्रायः प्रीमेटिव स्ट्रिक के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी जब ये भ्रूण बन जाता है तब इसको प्रीमेटिव स्ट्रिक के रूप में संदर्भित किया जाता है, ऐसे सिंगल सेल को लेकर के नहीं किया जाता है। तो प्रीमेटिव स्ट्रिक एक रेखीय संरचना है जो भ्रूण में दिखाई देती है। ये रेडियल समरूपता यानी डिम्ड की तरह से हमारे शरीर की द्विपक्षीय समरूपता बाएं एवं दाएं हाथ और पैरों द्वारा चिन्हित है। इनमें परिवर्तन को चिन्हित करती है जो प्रीमेटिव स्ट्रिक है, ये रेखा। आइए देखते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की अद्वितीय क्षमता होती है। तो जिसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे सेल को कहते हैं स्टेम सेल। तो इनका उपयोग क्या होता है कि भविष्य में इनका जो यूज़ है उन कोशिकाओं और ऊतकों
को बदलने के लिए किया जा सकता है जो बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। सपोज़ कि आपने शरीर का कोई ऐसा अंग गंवा दिया है किसी एक्सीडेंट में, अगर वो आपका कोई शरीर का ऐसा स्टेम सेल है जिसे जमा किया गया है, तो उसके उपयोग से ऐसी कोशिकाओं या ऊतकों का निर्माण करके उस अंग को बनाया जा सकता है, वापस विकसित किया जा सकता है। जैसे छिपकली अपनी पूँछ विकसित कर लेती है वापस। इनके जो है 2 अद्वितीय गुण हैं, जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है। एक क्या है कि नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार-बार विभाजित हो सकते हैं, तभी ऊतक बनेंगे और जल्दी बनेंगे। टिश्यूज़ बन पाएँगे जिनसे मसल बनेगी। जैसे-जैसे वे विभाजित होते हैं, वे शरीर का निर्माण करने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। ये स्टेम सेल के अलग-अलग प्रकार हैं, ये स्रोत हैं और इनकी क्षमता है। तो भ्रूणीय टो टोटिपोटेंट स्टेम कोशिका, तो ये भ्रूणीय अवस्था में है, तो इसको कहाँ से लिया जाता है? तो ये स्टेम कोशिकाएँ निषेचित भ्रूण के शुरुआती चरण में पाई जाती है, आमतौर पे निषेचन के बाद पहले कुछ दिनों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पीरियड्स में इनको लिया जाता है, जिन्हें टोटिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। और इसकी क्षमता क्या होती है कि शरीर में किसी भी कोशिका, यहाँ तक कि प्लेसेंटा का निर्माण हो सकता है इससे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा इससे विकसित हो सकता है, प्लेसेंटा तक इससे बनाया जा सकता है। दूसरा है भ्रूण प्लूरिपोटेंट। तो इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये थोड़े अधिक विकसित भ्रूण निषेचन के लगभग 4 से 5 दिन के बाद के आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से प्राप्त होता है। और इसका क्या होता है उपयोग कि शरीर में कई अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बन सकता। तो ये ध्यान रखेंगे कि इससे प्लेसेंटा नहीं बन सकता, प्लूरिपोटेंट से, टोटिपोटेंट से प्लेसेंटा बन सकता है। तीसरा प्रकार है वयस्क मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो इसको कहाँ से लिया जाता है? तो मानव शरीर में विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है, जैसे अस्थि मज्जा या त्वचा, ये वहाँ से लिया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल अधिक विशिष्ट होती हैं। ये केवल ऊतकों के अनुसार विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में ही विकसित हो सकती हैं, जिनमें वह पाई जाती हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक ऊतक या टिश्यू बनाया जा सकता है, कहीं के हाथ का, कहीं के पैर का, या इस तरीके से टारगेटेड स्पेसिफिक हो करके। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि सिंथेटिक मानव भ्रूण विज्ञान का एक नया अंग है, जो अवसर और जोखिम दोनों प्रदान करते हैं। इनमें मानव विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, लेकिन वे नैतिक दुविधाओं और सामाजिक चुनौतियां भी शामिल हैं इसमें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इनका उपयोग अच्छाई के लिए किया जाए, ना कि बुराई के लिए, उन पर सावधानीपूर्वक विचार और विनियमन की आवश्यकता है। समाज उन्हें स्वीकार करे और उनका सम्मान करे, इसके लिए उन पर वृहद संवाद विमर्श किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वे मानव जीवन पर हमारे दृष्टिकोण, मूल्यों पर पुनर्विचार करने की चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो है, अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकासात्मक उपलब्धि क्या है? ये उपलब्धियां समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में कैसे मदद कर सकती हैं? तो ये साइंस एंड टेक का सारा पोर्शन है जो कवर हो चुका है नवंबर का। तो थैंक यू सो मच।